नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए शुरू करते हैं इसके साथ आज की क्लास। आज है 25 मार्च 2023। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित कर दिया है। ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु। तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ बिल पारित कर दिया है। राइट टू हेल्थ या स्वास्थ्य का अधिकार। यह विधेयक राज्य के प्रत्येक सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या उन प्राइवेट अस्पताल में जहां 50 बेड या बिस्तर 50 बिस्तर या उससे अधिक होंगे वहां इलाज की सुविधा प्रदान करता है। इसके प्रावधान क्या हैं? सबसे पहले कि यह विधेयक जो है उन मतलब राज्यों के उन हॉस्पिटल्स में इलाज की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब सबसे पहले तो ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो लागू हो गई, सभी सरकारी अस्पतालों में तो लागू हो गई, साथ ही उन प्राइवेट अस्पताल में लागू होगा, निजी अस्पतालों में जहाँ 50 बेड या उससे अधिक की सुविधा हो। ठीक है। और इसमें और क्या प्रावधान है? इमरजेंसी की हालत में राज्य का प्रत्येक निवासी बिना कोई फीस दिए इलाज करा सकता है। इमरजेंसी की हालत में राज्य का प्रत्येक निवासी बिना कोई फीस दिए इलाज करा सकता है। यदि कोई उसे इमरजेंसी है तो वो बिना फीस दिए भी इलाज करा सकता है। दुर्घटना में घायल मरीजों को अस्पताल पहुंचाने पर 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है। और राइट टू हेल्थ कानून गरीबों और आमजन के हित में। देखिए यहाँ पे जो ये राइट टू हेल्थ कानून है इसमें एक तरीके से क्या कहा गया है कि कंसल्टेशन हो मतलब सलाह लेनी हो, इलाज करवाना हो, दवा लेनी हो, ट्रांसपोर्ट मतलब कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेनी हो, इमरजेंसी हो, सब चीज़ आपको फ्री में दी जाएगी। और यही इस विधेयक को लेकर के बहुत ज़्यादा विवादित हो गया ये स्थिति। इसको लेकर के डॉक्टर्स भी सड़कों पे हड़ताल कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही ये विधेयक पारित हुआ है और राजस्थान में बहुत बुरा हाल है। मतलब डॉक्टर्स सड़कों पे उतर आए हैं, बहुत ज़्यादा हड़ताल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो राजस्थान में एक चिरंजीवी नाम की योजना थी, चिरंजीवी, उसमें भी कुछ इसी तरह के प्रावधान थे। तो अगर वो योजना लागू है तो इस तरीके की योजना लागू करने का कोई मतलब था नहीं। उसके बाद जो यहाँ पे इमरजेंसी लिखा हुआ है, इमरजेंसी टर्म, इमरजेंसी की परिभाषा सही से नहीं बताई गई है कि किस तरह की इमरजेंसी में। क्योंकि अगर ऐसे तो हर कोई आदमी आएगा और कहेगा कि मुझे इमरजेंसी है और बिना फ़ीस के इलाज करवा के चला जाएगा, और वहाँ पे जो फ़ीस है वो राज्य सरकार खर्चा उठाएगी। तो फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उससे हॉस्पिटल्स का खर्चा कैसे चलेगा। तो डॉक्टर्स का ये कहना है, और एक तरीके से देखा जाए तो बात सही भी है। क्योंकि एक बार अगर ये होता कि सिर्फ बीपीएल फैमिली के लिए कर दिया जाता, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए अगर ये प्रावधान कर दिया जाता कि फ्री दिया जाएगा पूरा इलाज, तो एक बार समझ में भी आता। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जितनी आबादी है लगभग 8 करोड़, उन सभी को ये फ्री में दिया जाएगा। तो ये इसीलिए थोड़ा सा विवादित हो गया है। तो ये तो आगे देखना होगा। पारित हो चुका है, विधानसभा से पारित हो चुका है ये। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। और अभी जस्ट 2-3 दिन पहले की न्यूज़ थी कि अधिवक्ता संरक्षण विधेयक लाने वाला भी पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। तो ये दोनों याद रखना है। राइट टू हेल्थ पारित करने वाला पहला कौन है? राजस्थान राज्य। और अधिवक्ता संरक्षण कानून मतलब वकीलों को, एडवोकेट्स को सुरक्षा देने वाला पहला राज्य भी कौन है? राजस्थान। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग को याद रखनी है, ठीक है। और राइट टू हेल्थ, इससे हम लोगों को संविधान का भी एक टर्म याद आ रहा है, स्वास्थ्य का अधिकार या फिर जीवन जीने का अधिकार। वो हम लोगों को संविधान के किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 21। ये हम लोग को अनुच्छेद संविधान का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार हम लोगों को मिलता है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं यहाँ पे? सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, घाना पक्षी विहार। नदी कौन कौन सी बहती है? चंबल, लूनी, माही नदी। और बांध कौन कौन से हैं? जवाहर सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर डैम। ये सब कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण डैम हैं या बांध हैं या परियोजना है। और ये राजस्थान का मैप है।
आगे बढ़ते हैं। पूर्वी भारत ईस्ट इंडिया का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पर बनेगा? ऑप्शन है पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर, मुर्शिदाबाद। तो आंसर है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा। द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन WTCA ने पूर्वी भारत में पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए मर्लिन ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। ये मर्लिन ग्रुप हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, इसका नाम मर्लिन ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। कोलकाता के सॉल्ट लेक में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए मर्लिन ग्रुप ने पार्टनरशिप की है। तो सॉल्ट लेक एक स्थान होगा, सॉल्ट लेक स्टेडियम भी हम लोग पढ़ते हैं कोलकाता में। तो सॉल्ट लेक स्थान में मर्लिन ग्रुप ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? WTCA द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन के साथ, ताकि कोलकाता में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थापित कर दिया जाए। अब इसमें लागत कितने की आ जाएगी? लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी, 1500 करोड़ की। और ये लगभग 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट में बनेगा और 30,000 लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा। 30,000 लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे और 1500 करोड़ की लागत से ये बनेगा। भारत में अगर बात की जाए कि और कौन कौन से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भारत में पहले से हैं, तो भारत में सबसे पुराना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में है, मुंबई में। और बाकी कहाँ कहाँ पे है? और बाकी कहाँ कहाँ पे है? बेंगलोर, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, पुणे, यहाँ पे भी वर्ल्ड सेंटर है। तो याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग मेट्रो सिटीज़ देख लेते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, 4 हो गए। कोलकाता में भी बना नहीं है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता में बनने के बाद वो हो जाएगा। और कौन कौन से बच गए? बेंगलोर, नोएडा और पुणे, ये 3 और बच गए। तो कुल मिला के 7 हम लोग को याद रखने हैं कोलकाता के बनने के बाद। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री यहाँ की है ममता बनर्जी, राज्यपाल यहाँ के CV आनंद बोस। और एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? वो है कोलकाता में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 किसके द्वारा जीती गई? तो ऑप्शंस हैं पंकज आडवाणी, ब्रिजेश दमानी, सुभाष अग्रवाल, अनुजा चंद्रा। तो इसका आंसर है पंकज आडवाणी। ये आप इन्हें पहचान गए होंगे। अगर बात हो बिलियर्ड्स की या स्नूकर की, तो पूरे हिंदुस्तान में इनका एक छत्र राज चलता है, एक छत्र सम्राट हैं ये, अगर बात की जाए इस खेल की। तो देखते हैं आगे। पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में आयोजित, कहाँ चल रहा था ये? कतर के दोहा में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। पंकज ने रविवार को, जब ये मैच हुआ होगा, मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन, ये भी भारत के थे राष्ट्रीय चैंपियन, ब्रिजेश दमानी, इनको 5-1 से हरा करके लगातार दूसरी बार और कुल 9वीं बार खिताब अपने नाम किया। अब बात करते हैं पंकज आडवाणी की। तो ये जितना लिखा हुआ है इतना हम लोग को याद करना ही नहीं है। इसमें से कुछ चीज़ों को हम देखेंगे जो याद करने की होगी। अदरवाइज़ ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है देखने के लिए कि ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, पंकज आडवाणी 25 बार के अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन के विश्व चैंपियन हैं। उन्होंने 17 बिलियर्ड्स विश्व खिताब, 16 मौक़ों पर IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप और 1 बार विश्व टीम बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। स्नूकर में उन्होंने 3 बार IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, 2 बार IBSF वर्ल्ड 6 रेट चैंपियनशिप और एक बार IBSF वर्ल्ड टीम कप, IBSF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप जीती है। और उनके पास IBSF विश्व चैंपियनशिप की रिकॉर्ड संख्या है। इन्हें उपलब्धियाँ इनकी क्या क्या है, क्या क्या इनको पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिला है? 2004 में अर्जुन पुरस्कार, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इनकी उपलब्धियों में क्या याद रखना है कि इन्हें खेल का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में 2 सम्मान इनको मिल चुके हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का, मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, बहुत बड़ा पुरस्कार होता है गणित के क्षेत्र में। ऑप्शंस हैं डेनिस सुलिवन, लुई कफ्रेली, एवी विजडरसन, नीना गुप्ता। तो आंसर है लुई कफ्रेली, लुई कफ्रेली। हाल ही में लुई कफ्रेली को
नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। अब ये पुरस्कार इन्हें किस लिए दिया गया है तो पढ़ लेते हैं। हालांकि ये समझ में हम लोग को कुछ नहीं आने वाला, कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत हाई लेवल का है लेकिन फिर भी इसे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। उन्हें किस लिए दिया गया? उनके मुक्त सीमा समस्याओं और मोंगे एम्पियर समीकरण सहित गैर रैखिक आंशिक अंतर समीकरणों के लिए नियमितता सिद्धांत में मौलिक योगदान के लिए दिया गया है, तो इसके लिए दिया गया है। बात करते हैं एबेल प्राइज़ की। तो एबेल पुरस्कार 1 जनवरी 2002 को स्थापित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य करना। सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य करना। इस पुरस्कार का नाम किनके ऊपर दिया गया? तो नील्स हेनरिक एबेल इनके नाम पर रखा गया। ये कौन थे? नॉर्वे के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रह चुके हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, स्मृति ईरानी के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है पीएम मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग नाम की खास एप्लीकेशन लॉन्च की है। कॉल बिफोर यू डिग ये एक्चुअल में होता क्या है? एप्लीकेशन पर एक ऐसा उपकरण है जिसकी परिकल्पना ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंडरग्राउंड संपत्तियों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए की गई है, जो कि अनियंत्रित खुदाई और उत्खनन के कारण होता है, जिससे देश को हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अब ये किस तरीके से कहा जा रहा है तो देखिए, कॉल बिफोर यू डिग, अगर इसी का हम लोग मतलब समझने की कोशिश करें तो क्या है? कॉल करिए मतलब बताइए खोदने के पहले। कॉल बिफोर यू डिग, बताइए खोदने के पहले। अगर कहीं पे खुदाई चल रही है, उत्खनन चल रहा है, मान लेते हैं कहीं भी एक्सकवेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि पाइपलाइंस बिछाने के लिए पानी की पाइपलाइंस बिछानी है या फिर बिजली का खंभा गड़ाना है या फिर कोई भी बात हो, अगर पाइपलाइंस बिछाई जा रही है और पाइपलाइंस बिछाते समय उनको खोदेंगे ज़मीन को, और ज़मीन को खोदते समय ये जो सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है इंटरनेट के जो यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ये बहुत महंगा रहता है। ऑप्टिकल फाइबर, इसके पाइप्स जो हैं वो फूट जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, या फिर इस तरीके के और जो पाइप्स होते हैं किसी न किसी तरीके से ये सब चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। तो इनको रोकने के लिए ही कि कहीं पर अगर खुदाई चल रही है और लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट जगह है, इम्पॉर्टेंट स्थान है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें कुछ हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो या फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, तो वहाँ पे कॉल बिफोर यू डिग आप एक बार कॉल कीजिए या फिर मैसेज करके बता दीजिए कि यहाँ पे खुदाई होने वाली है। उसके हिसाब से जो टीम बैठी होगी वो वहाँ से टैकल करेगी और आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे खोदना सही है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। पहले जब ये नहीं हो रहा था तो हर साल लगभग 3000 करोड़ का नुकसान हो जा रहा था, ऑप्टिकल फाइबर का नुकसान हो रहा था और भी कई चीज़ें और थी, उन सब का नुकसान हो जा रहा था। अब देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन CBUD मतलब लिखा है कोई कॉल बिफोर यू डिग उत्खननकर्ताओं और संपत्ति के मालिकों को SMS, ईमेल नोटिफिकेशन और क्लिक टू कॉल के माध्यम से जोड़ेगा, ठीक है। उत्खननकर्ता जो भी हैं और संपत्ति के जो भी मालिक हैं उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। SMS के ज़रिए, ईमेल नोटिफिकेशन के ज़रिए, क्लिक टू कॉल के ज़रिए, इनके माध्यम से जोड़ेगा ये एप्लीकेशन, ताकि भूमिगत संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में उत्खनन की योजना बनाई जा सके। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कॉल बिफोर यू डिग मतलब कि उत्खनन करने के पहले एक बार कॉल करके बता दिया जाए ताकि जो नुकसान वहाँ पे हो सकता है उससे बचा जा सके, संपत्ति की जो हानि होने वाली है उससे बचा जा सके। अगला प्रश्न, किस राज्य में पर्यावरण हेतु मिशन लाइफस्टाइल लॉन्च किया गया? ऑप्शन हैं असम, सिक्किम, हरियाणा, नई दिल्ली। तो आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च किया है। ये कैसे है? लाइफ स्टाइल, एल से लाइफस्टाइल हो गया, ये आई यहाँ पे स्मॉल है, एफ से फॉर और ई से एनवायरनमेंट। मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? कुल मिला के पर्यावरण के संरक्षण के लिए इसका उद्देश्य है। उद्देश्य पढ़ लेते हैं। व्यर्थ उपभोग के बजाय उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना। अब देखिए, इसकी नींव कहाँ पे पड़ी थी? ये जो मिशन लाइफस्टाइल है इसकी फिर नींव कहाँ पे पड़ी थी? तो 2021 में जब
COP26 सम्मेलन हुआ था, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, अभी 2 साल पहले COP26 सम्मेलन हुआ था। तो वहाँ पर मिशन लाइफ के नाम से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये अवधारणा दी गई थी और तब ऐसा कहा गया था कि सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक होना होगा। तो इसीलिए 2021 में इसकी नींव पड़ चुकी है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी का ये वैश्विक जन आंदोलन है, उन्होंने ये मिशन लाइफ की नींव पहले रख दी थी 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जब जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। और उसी पे आगे चलते हुए ये मिशन लाइफस्टाइल लॉन्च किया गया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। बात करते हैं अगर असम की, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। नदी द्वीप माजुली, देखिए माजुली जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। असम में किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। रिवर आइलैंड सबसे बड़ा बनता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह है असम में। असम के कुछ महत्वपूर्ण अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो कौन कौन से हैं? एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे फेमस है काजीरंगा, ये तो सबसे फेमस है ही। और मानस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनी काजीरंगा, ये भी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो काजीरंगा, मानस है, नामेरी है, डिब्रू सैखोवा है, ये सब ऐसे कुछ रायमोना नेशनल पार्क है, ये सब ऐसे कुछ कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। ये सब चीज़ें भी हम लोगों को याद रखनी है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में मोस्ट साइलेंट शिप शामिल हुई है, इस शिप का नाम क्या है? INS अर्नाला, INS एंड्रोथ, INS कलवरी, INS खांडेरी। तो इसका आंसर है INS एंड्रोथ। INS एंड्रोथ जो भारतीय नौसेना में शामिल हुई है वह मोस्ट साइलेंट शिप मानी जा रही है। देखते हैं क्या है। इस शिप को GRSE कहाँ किसके द्वारा बनाया गया? गार्डन रिच शिपयार्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसके द्वारा बनाया गया है कोलकाता में। गार्डन, ये GRSE ये कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तो कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसके द्वारा 8 स्वदेशी जहाज़ों की श्रृंखला में दूसरा INS एंड्रोथ लॉन्च किया गया। टोटल बनाया जाना है 8, उसमें से ये दूसरा INS लॉन्च किया गया है। अगर ये दूसरा है तो पहला कौन सा है? पहला है INS अर्नाला, ये पहला है, और दूसरा है INS एंड्रोथ। ठीक है। अब अगर बात की जाए INS कालवेरी और INS खांडेरी की, तो INS कलवरी और INS खांडेरी ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं, और ये दोनों टोटल ऐसी स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियाँ बनाई जा रही है। लगभग 6 की 6 बन के रेडी हो गई है, बस 6वीं का ट्रायल चल रहा है। और ये फ्रांस के सहयोग से बनाई गई है और प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। वो 6 जो है वो प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। 6 कौन कौन सी है? कालवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वागीर, वागशीर, ये जो है ये सब प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है, जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं। और ये दोनों के लिए अभी हम लोग देख ही रहे हैं, INS अर्नाला और INS एंड्रोथ। कोलकाता में, तो ये कोलकाता में किसके द्वारा बनाया गया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और हाँ, अगर इसी तरीके से किसके द्वारा बनाया गया देखें, तो यहाँ पे जो INS कालवेरी, खांडेरी, करंज हैं, ये सब कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ये इसका हो गया, और इसका तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है ही। उसके बाद यह एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ये एक्चुअल में इसको क्यों बोला जा रहा है मोस्ट साइलेंट शिप? क्योंकि इसमें एक तरीके से स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगी है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी फाइटर एयरक्राफ्ट्स में भी लगी होती है। जो फाइटर जेट होते हैं जो हवा में उड़ते हैं उनमें भी लगी होती है। मतलब स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है कि आप कहीं से भी निकलें किसी एक सेंसिटिव एरिया से, जहाँ पे आपका पता दुश्मन लगा लेंगे, लेकिन फिर भी वो आपका पता ना लगा पाएँ। मतलब स्टील्थ टेक्नोलॉजी मतलब कि नाक के नीचे से निकल जाना, ये होता है। तो उसी चीज़ को मोस्ट साइलेंट शिप माना जा रहा है। मतलब एकदम चुपके से वो शिप निकल जाएगी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इसमें भी यूज़ हुआ है। मतलब बिल्कुल भी रडार के पकड़ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी शोर नहीं करेगी, इसीलिए इसको मोस्ट साइलेंट शिप माना जा रहा है। तो फिर ये ऐसा हो गया। उसके बाद जहाज़ जो है वो 25 समुद्री मील की गति में सक्षम है, और हल्के टॉर्पीडो
ASW रॉकेट और खानों को ये ले जाएगा। तो 25 समुद्री मील की गति में सक्षम है। अब समुद्री मील क्या होता है? देखिए, जैसे अगर 1 मील या फिर 1 माइल को हम लोग कितना मानते हैं? किलोमीटर में। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो 1 मील जो होता है वो लगभग 1.6 या 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। ये बोला जा रहा है समुद्री मील, ठीक है। तो समुद्री मील जो होता है नॉटिकल माइल, इसको नॉटिकल माइल बोलते हैं। तो नॉटिकल माइल अलग होता है। नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल लगभग वो 1.8 नॉटिकल माइल के आसपास होता है। तो किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है, 1.8 नॉटिकल माइल के आसपास होता है। तो 25 समुद्री मील। तो जो जहाज़ होते हैं, शिप्स होती है, इन सब की स्पीड जो होती है ये सब नॉटिकल माइल में निकाली जाती है, ठीक है। जैसे अगर बाइक्स की निकालनी हो, कार्स की निकालनी हो, ट्रेन्स की निकालनी हो तो हम लोग निकालते हैं किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में। इसकी निकालते हैं नॉटिकल माइल पर आवर में या नॉटिकल माइल पर सेकंड में, इस तरीके से निकालते हैं। तो इसका ये स्पीड का इसका पैमाना है। उसके बाद ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च या 26 मार्च। तो आंसर है 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, ट्यूबरक्लोसिस डे, विश्व क्षय रोग दिवस ये मनाया गया। तो हम लोग दोनों दिवस को याद कर लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च और विश्व टीबी दिवस तो वो है 24 मार्च। बाकी इन दोनों में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं याद करना है हम लोग को, बस ये दोनों। जल्दी से एक क्विक रिवाइज ले लेते हैं लास्ट क्लास का। एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल कहाँ शुरू की गई? आंसर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में जारी 24वां भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में 2018 से 20 के लिए जन्म के समय लिंगानुपात क्या है? 907। हाल ही में किसने स्टारबक्स के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? लक्ष्मण नरसिम्हन। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम किन खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? रानी रामपाल। उगादी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक, मुख्य रूप से कर्नाटक में, और भी जगह मनाया जाता है, बाकी मुख्य रूप से कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाले या नामित होने वाले पहले तमिल लेखक कौन है? तो ये हैं पेरुमल मुरुगन। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।